तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्लैंडुलर एपिथेलियम पढ़ा था। प्रीवियस ईयर एम्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट्स देखा, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन। समझ आ गया था एक्सोक्राइन एंडोक्राइन? एग्जाम्पल वो पाइपलाइन वाला देखे, मैंने आप लोगों को समझाया था। बोलो अमन, साजिया। यस मैम। यस मैम। पाइपलाइन वाला एग्जाम्पल देखो, मैंने आप लोगों को समझाया था तो समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो ये तो हमारा फिनिश हुआ यहाँ पे। हम सबसे पहले हम लोगों ने, आपको याद है, 4 टाइप के मैंने आपको बताए थे टिश्यूज होता है। कौन कौन से टाइप के टिश्यूज होता है आरती? आरती, अंशिका, देर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। अर्पित, मैम एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। वेरी गुड। तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड कंपाउंड एपिथेलियम। एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम। वेरी गुड। तो वो जो सिंपल एपिथेलियम था उसका मतलब था कि वो आपका सिंगल लेयर से मिलके बना होता। कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर क्या था? मेड अप ऑफ मल्टी लेयर। मल्टीपल मल्टी लेयर्स। लेयर्स। एग्जैक्टली। तो एपिथेलियम ही स्टार्ट करना है। मैंने सब इतना स्लो कैसे चल रहा है? बच्चों मेरी वीडियो सही दिख रही है? ब्रेक हो रही है? मैम थोड़ी सी ब्रेक हो रही है बीच बीच में। वॉइस भी ब्रेक हो रहा है? नो मैम। मैम हो रहा था पहले, अब नहीं हो रहा। एक मिनट रुकना आप। ये डेली डेली आई डोंट नो क्लासेस में इतना इश्यूज क्यों आ रहे हैं। कहाँ पे लिखवाया मैंने ईटीओ बेटा? मैम फर्स्ट स्लाइड में एपिथेलियल टिश्यू के आगे। ईटीओ नहीं होगा शायद, एपिथेलियम का किसी को मैंने शॉर्ट में लिखा होगा वो जरूर। यस मैम, शॉर्ट में क्या है? मैम एक्टोडर्म। ईटी, ईटी का मतलब बेटा एपिथेलियम ही होगा, ओ शायद गलती से बन रहा होगा वहां पे। नो मैम, आपने एपिथेलियम टिश्यू एक्टोडर्मली बताया था। अच्छा तो वो एक्टो में, हाँ ई पर वो ईसीटी होगा ना, ईटी होगा। चलो बताऊंगी इसको भी। तो सब सही चल रहा है, बट ये गूगल मीट में आया नो। मेरी वीडियो दिख रही है अब आप लोगों को? नो मैम। नो मैम। मैम अब विजिबल।
बट स्लाइड्स नहीं चल रही। बच्चा आज आप लोगों के ग्रुप में कोई वेकेशन से रिगार्डिंग कोई फॉर्म वगैरह आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो फिल कर दिया सबने? Yes, नो ma'am. मैम। क्या ऑप्शन भरा? वेकेशन चाहिए थी ना आप लोगों को? देखना जरा, अभी जो मैं लिखूंगी वो बताना मेरे को एक बार, आप लोगों को विजिबल हो गया क्या? यहाँ पे मैं लिख तो पाऊंगी, आई डोंट नो, बट इरेजर का ऑप्शन नहीं मिलेगा मेरे को। तो हम पढ़ रहे थे बच्चों आपका कंपाउंड एपिथेलियम, विजिबल है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है वो मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स ना। सिंपल एपिथेलियम मेड अप ऑफ ओनली सिंगल लेयर, कंपाउंड एपिथेलियम मेड अप ऑफ। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Break. सब सही चल रहा है, प्रॉब्लम क्या होती है? मैं ना एक बार रीजॉइन करती हूँ, सिस्टम लोड दिखा रहा है बहुत ज्यादा ये। ठीक है, हमने 1 मिनट, सबके सब क्लास में ही रहना। Okay, ma'am. Okay, ma'am. अभी बताना अभी कैसी आ रही है? मैम अब मैम क्लियर आ सही रही आ रही है। बस अभी स्लाइड्स पे वर्क कर रहा है अच्छे से। बताना जरा मेरे को, स्लाइड्स विजिबल है? यस मैम। Yes, ma'am. तो मैंने आपको बताया बच्चा कि जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है बहुत सारी लेयर्स से मिलके बना होता है, मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स। तो कंपाउंड एपिथेलियम का वहां पे फंक्शन क्या था? प्रोटेक्शन देने का फंक्शन लिखवाया था ना मैंने आप लोगों को। तो इसी बेसिस पे हमारे जो कंपाउंड एपिथेलियम है मैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। ट्रांजिशनल स्पेलिंग ट्रांजिशनल एपिथेलियम, एपिथेलियम को ईपीआई लिख रही हूँ शॉर्ट में, ठीक है? एपिथेलियम टिश्यू, और एक होगा आपके पास स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है? तो हमारे पास जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू होता है ना, इसी को ही हम स्ट्रेचेबल टिश्यू भी बोल सकते हैं। और
स्ट्रेटिफाइड को हम बोलेंगे नॉन स्ट्रेचेबल। अब ये स्ट्रेचेबल और नॉन स्ट्रेचेबल टिश्यूज का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के वो ऑर्गन्स जो स्ट्रेच हो सकते हैं उनके अंदर तो प्रेजेंट होगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू, और वो ऑर्गन जो स्ट्रेच नहीं हो सकते वो वहां पे होगा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, ये चीज समझ में। अब हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सा पार्ट है जो स्ट्रेच हो सकता है? स्ट्रेच का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है और रिलैक्सेशन कर सकता है। तो स्ट्रेचिंग के अंदर जनरली जो फंक्शन आता है वो आता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रेजेंट यूरेटर, यूराइनरी ब्लैडर, एंड यूरेथ्रा। इनके अंदर स्ट्रेचेबल टिश्यू प्रेजेंट होता है विच इज नॉन एज ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। लिखो जल्दी से। हो गया। अब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू को भी मैं आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। कौन कौन सा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब जहां पे टर्म आती है स्क्वैमस क्यूबॉइडल, समझ जाते हो ना कि ये शेप की बात कर रहे हैं एग्जैक्टली। Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्ट्रेटिफाइड कोलिग्नार। तो स्ट्रेटिफाइड हमारे पास जो स्क्वैमस एपिथेलियम है उसके अंदर भी 2 टाइप्स आएंगे। एक आएगा कैरेटिनाइज्ड, मतलब जिसके अंदर कैरेटिन प्रोटीन प्रेजेंट है, और एक होगा नॉन कैरेटिनाइज्ड। तो कैरेटिनाइज जो होता है बच्चा वो प्रेजेंट होता है हमारे स्किन में, और नॉन कैरेटिन स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम हमारी ओरल कैविटी, मतलब हमारा माउथ, हमारा फेरिंग्स, ईसोफेगस, वेजाइना एंड एनल कैनाल, ये सब नॉन कैरेटिनाइज्ड होते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ अभी स्क्वैमस क्यूबॉइडल की, तो बच्चा स्क्वैमस क्यूबॉइडल जो होता है वो आपका मैम स्लेवरी। केराटिनाइटिन क्या होता है? बेटा कैरेटिन एक प्रोटीन होता है, तो जिस टिश्यू के अंदर कैरेटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको बोल देंगे कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। जिसके अंदर कैरेटिन नहीं है उसको नॉन कैरेटिनाइज बोल देंगे। ओके मैम। ठीक है। और स्ट्रेटिफाइड की वर्डल स्लेवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स में प्रेजेंट होता है, और स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर आपका कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा कहाँ पे होता है? आईज में ना, उसके अंदर होता है। लिख लो जल्दी से।
मैम लिख लिया। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यहाँ पे, ये कंपाउंड एपिथेलियम यहीं पे डन। नेक्स्ट हमारी जो एनसीईआरटी हमको बताती है, दिस वन इज सेल जंक्शन। क्योंकि आपको पता है बच्चों, जो टिश्यू होता है वो क्या मिलता है, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारी सेल्स आपस में कनेक्ट होती है। तो हम सेल जंक्शन में ये पढ़ेंगे कि दो सेल्स आपस में कनेक्टेड कैसे होते हैं, उनके पास किस, उनके बीच में किस किस टाइप के जंक्शन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो सेल जंक्शन का अगर हम बात करें तो ये मोस्टली किसके अंदर प्रेजेंट होती है, एपिथेलियम टिश्यू के अंदर। क्योंकि एपिथेलियल टिश्यूज जो थे उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं था, बहुत टाइटली पैक्ड टिश्यूज थे ये हमारे। क्योंकि क्या बना रहे थे, प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे थे एपिथेलियम टिश्यूज। इसके अलावा ये आपके मस्कुलर और नर्वस टिश्यू के अंदर भी पाए जा सकते हैं, मोस्टली प्रेजेंट होंगे एपिथेलियल टिश्यू में। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है मोस्टली सेल जंक्शन कहाँ पे पाया जाता है, एपिथेलियम में। उसके अलावा मस्कुलर और नर्वस में भी पाया जा सकता है। हमारे पास 3 टाइप के जंक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज टाइट जंक्शन, एडेनिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। जंक्शन का काम क्या होता है, खुद देखो, दो सेल्स बहुत ज्यादा टाइटली पैक है, तो इसका मतलब हम ये चाहते हैं ना कि उन दोनों सेल्स के बीच में से कोई भी सब्सटेंस लीक ना हो। यस तो मैम। टाइट जंक्शन का काम क्या होगा, स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ सेल। एडहरिंग, एडर एडर मतलब होता है चिपकाना किसी को। तो ये काम क्या, कैसे काम करती है, सीमेंटिंग का काम करती है, सीमेंटिंग टू कीप सेल्स टुगेदर, ताकि जो टिश्यू के अंदर नए सेल्स जुड़ी हुई हैं वो सब एक साथ रहें। एडेनिंग जंक्शन। गैप जंक्शन का मतलब दो सेल्स के बीच में गैप है, और गैप कराया है तो किसी ना किसी चीज के ट्रांसपोर्ट के लिए कराया होगा ना। यस मैम। गैप जंक्शन वहां पे होगा जहां पे हमें दो सेल्स के बीच में चीजें ट्रांसपोर्ट करनी है, फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। लिखो। हो जाए तो बताना। अब लिखो, एक हैशटैग बना के ऐसे लिख लेना, ये PYQ में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन था, एडजेसेंट epithelial cells आर ज्वाइंड टुगेदर बाय, किस कनेक्शन के थ्रू ज्वाइंड होते हैं। ऑब्वियसली सेल जंक्शन होगा, लेकिन उसको एक पर्टिकुलरली नाम दिया जाता है, दिस इज नोन एज डेस्मोसोम्स। PYQ का क्वेश्चन है ये। तो हमारा एपिथेलियम टिश्यू डन। एपिथेलियम टिश्यू के बाद नेक्स्ट टिश्यू कौन सा आएगा, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। जैसे नाम से हम लोगों को पता चल रहा है, किसी ना किसी चीज को कनेक्ट करने का काम करेगा, नहीं करेगा। यस लाइक। यस मैम। का फंक्शन होता है कनेक्ट करना। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, मोस्ट अबंडेंट होता है। सबसे पहली चीज, अबंडेंट समझते हैं ना, सबसे ज्यादा अमाउंट में, यस यस मैम। मैम। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब हर जगह पे पाया जाएगा बॉडी के।
widely distributed in the body of complex organism, complex animals लिख लो। और इन सेल्स का या इन टिश्यूज का नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों रखा गया? बिकॉज ऑफ देयर फंक्शन। फंक्शन क्या है इनका? दो सेल्स को लिंक करके रखना या फिर एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से लिंक करके रखना। दो सेल्स को लिंक रखने का काम किसका था? सेल जंक्शन का था। फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग other tissues of the body. मैम हो गया। सबका ना? यस मैम। अब देखते हैं कि जो ये मेरे पास कनेक्टिव टिश्यू होता है ये बना किस चीज से होता है, मतलब इसकी कंपोजिशन क्या होती है। तो अगर आप कभी भी किसी भी कनेक्टिव टिश्यू को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करोगे तो आपको उसके अंदर दो चीजें देखने के लिए मिलेंगी। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर उसके सेल्स मिलेंगे और सेल्स के बाहर कुछ मैट्रिक्स वाला पार्ट मिलेगा जिसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सेल कितने कितने टाइप के मिल सकते हैं भाई? यहाँ पे सेल हमें यहाँ पे प्लाज्मा सेल्स मिल सकती हैं जो कि आप लोग 12th क्लास में पढ़ोगे। मास्ट सेल्स, प्रोफेजेस, एक्सेट्रा। प्लाज्मा सेल हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में वर्क करता है। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन एंटर हुआ उसको किल करने का काम करेंगे, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने का काम करेंगे। मास्ट सेल हमारी बॉडी की एलर्जिक रिएक्शंस में रिस्पॉन्सिबल होता है। मैक्रोफेजेस बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन एंटर हो गया उसको किल करने का काम करेंगे। फेगोसाइटोसिस। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, मास्ट सेल एलर्जिक रिएक्शंस कराएंगे, मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस दिखाएंगे, कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर हो उसको किल करने का काम करेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दो टाइप का होगा यहाँ पे, एक तो फाइब्रस की फॉर्म में होगा और एक सब्सटेंस होगा, ग्राउंड सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं, मतलब लिक्विड की फॉर्म में होगा। तो जो मेरे पास फाइबर्स की फॉर्म में होता है उसके अंदर मेरे को तीन चीजें देखने के लिए मिलती है। कोलेजन फाइबर, नाम सुना होगा ना कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। सिर्फ नाम याद रख लेना, बाकी ज्यादा इसके डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। और ग्राउंड सब्सटेंस में एसिड प्रेजेंट होता है, हाइलुरोनिक एसिड। अब हाइलुरोनिक एसिड तो सबने ही सुना होगा, टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाता है ना, वो फेस सीरम्स वगैरह होता है उनके अंदर हाइलुरोनिक एसिड होता है। यस मैम। सनस्क्रीन होती है उनके अंदर हाइलुरोनिक एसिड होता है। हमारी जो स्किन होती है वो लूज कब पड़ने लग जाती है? आपने देखा ना ओल्ड एज में आके स्किन आपकी लूज पड़ने लग जाती है। स्किन लूजिंग के पीछे सिर्फ और सिर्फ यही रीजन होता है कि आपके जो कनेक्टिव टिश्यूज है वो वीक हो गए हैं। कनेक्टिव टिश्यूज वीक हुए और कनेक्टिव टिश्यूज को स्ट्रांग रखने का काम ये हाइलुरोनिक एसिड करता है। इसीलिए हमारा जो जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर आप देखना हाइलुरोनिक एसिड जरूर प्रेजेंट होगा, वो स्किन टाइटनिंग कराता है। डन? यस मैम। Just a second.
ओके, Okay, ma'am. अब आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पे। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में बच्चा 3 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू आएंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू and then specialized connective tissue। तो बच्चों जो हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, अब बात ये आती है कि मैंने इनको लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड किस बेसिस पे बोला। तो लूज और डेंस के अंदर हमने क्लासिफिकेशन में एक पैरामीटर यूज किया कि भाई अगर मेरे पास मैट्रिक्स वाला पार्ट ज्यादा है, मोर मैट्रिक्स है और उसके अंदर लेस फाइबर्स है, फाइबर्स वाला अमाउंट कम है, तो मेरा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू है। बट वो डेंस कब है? जब उसके अंदर ज्यादा फाइबर्स है और लेस मैट्रिक्स है, तब वो डेंस कंसीडर होगा। लूज मतलब उसके अंदर लिक्विड लिक्विड वाला पार्ट ज्यादा है, लिक्विड के अंदर सब्सटेंसेस नहीं है, इसलिए लूज लूज है। डेंस वाले में लिक्विड कम है, बहुत सारे फाइबर्स भरे, इसलिए बहुत टाइट है, डेंस है, गाढ़ा है। ठीक है, ऐसी लूज कनेक्टिव टिश्यू को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, एरियोलर टिश्यू और एक आपका एडिपोज टिश्यू। एडिपोज तो सुना होगा ना, बॉडी फैट। Yes, ma'am. तो एडिपोज टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है? फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है। फैट स्टोरिंग, जो आपकी बॉडी के फैट को स्टोर करके रखता है। और एरियोलर टिश्यू क्या होता है? जो आपकी स्किन के जस्ट बीनीथ साइड में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। और आपकी स्किन को या आपकी आउटर लेयर को एक फ्रेमवर्क देने का काम करता है ये। मोर फाइब्रस लेस कनेक्टिव के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, एक होगा रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एक होगा इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर के अंदर आता है मेरे पास टेंडन एंड लिगामेंट, टेंडन और लिगामेंट। और इरेगुलर के अंदर आते हैं आपके मोस्टली वो कनेक्टिव टिश्यूज जो आपका प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, प्रोटेक्टिंग इन नेचर, या फिर यही आपकी बोन्स की कवरिंग बनाता है। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए ऐसे लिख रही हूँ, बट आप अच्छे से लिखना। बोन्स की कवरिंग बताते हैं, प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, प्रोटेक्टिंग लेयर्स बनाने का काम करते हैं ये। हमारा स्किन के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर बनवाने का काम करता है, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है जो हमको, वो भी रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना होता है। रेगुलर वाले में टेंडन और लिगामेंट, टेंडन और लिगामेंट क्या होता है अभी लिखवाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, तब तक इतना लिखो। Ma'am, done. मैम एक मिनट।
हो गया? Yes. मैम Yes, ma'am. टेंडन क्या होता है? बेटा वही लिखवा रही हूँ अभी, बस टेंडन और लिगामेंट ही। टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन जो होता है बेटा आपका, इसका काम होता है हमारी बोन्स को किससे कनेक्ट करना? मसल से कनेक्ट करना। वो टिश्यूज जो बोन्स को मसल से कनेक्ट करते हैं उन टिश्यूज को हम बोलते हैं टेंडन। लिगामेंट का काम होता है एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करना। ऐसे टिश्यूज को हम बोलते हैं लिगामेंट। बोन्स टू मसल्स टेंडन, बोन टू बोन लिगामेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। फिर जो सबसे लास्ट वाला था हमारे पास स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, उसको चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बताओ। इसको लिख लो पहले। Ma'am, done. चलो अब आगे चलते हैं। अब एक चीज मेरे को आपको दिखानी है यहाँ पे। कौन वो चाहिए? तो अब मैं आप लोगों को क्या बता रही थी बच्चों? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले हमारे पास जो आते हैं वो आता है हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होता है बच्चों वो बहुत सॉलिड होता है एंड प्लायबल होता है। सॉलिड एंड प्लायबल। सॉलिड तो आपको पता ही है, प्लायबल का मतलब उसके अंदर छोटी छोटी थोड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रेजेंट होगी। अब ये कार्टिलेज 3 टाइप के हो सकते हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट, मतलब इनके अंदर 3 टाइप की सेल्स पाई जा सकती हैं। कॉन्ड्रियोकाइट्स एंड कॉन्ड्रियोक्लास्ट। तो डिफिकल्ट लग रहा होगा ना चैप्टर आप लोगों को, क्योंकि कुछ भी इमेजिनरी है ही नहीं इस चैप्टर में। कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होता है आपका वो एक ऐसी सेल्स है जो कार्टिलेज की आउटर पेरिफेरी पे प्रेजेंट होंगी। प्रेजेंट ऑन आउटर पेरिफेरी। और ये आपकी इनर स्पेस में प्रेजेंट होंगी। और कार्टिलेज के इनर स्पेस को हम बोलते हैं लेक्यूना। ये पेरिफेरी की साइड है, मतलब लेयर की साइड है, और ये सेंटर में प्रेजेंट है। तो दोनों के दोनों सेल्स मिलके कार्टिलेज की ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बोथ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ
कार्टिलेज। बचते हैं कॉन्ड्रियोक्लास्ट। क्लास्ट का मतलब होता है किसी चीज को क्लीव करना। ये हमारे फेगोसाइटिक इन नेचर होता है, इनको हम बोलते हैं फेगोसिटिक सेल। हमारी कॉन्ड्रोब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब बनाना, कॉन्ड्रियोसाइट मतलब नई नई सेल्स हैं ये, साइट्स मतलब सेल, नई सेल बनवाएंगे, ब्लास्ट बनवाएंगे साइट सेल, तो दोनों के दोनों कार्टिलेज की ग्रोथ कराएंगे। बट जो कॉन्ड्रियोक्लास्ट है वो कार्टिलेज का रिजॉर्प्शन कराएगा, मतलब ब्रेक डाउन कराएगा। तो हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा सेल्स कौन सी प्रेजेंट होनी चाहिए बच्चों, कौन सी होनी चाहिए, बोलो भाई। मैम रिपीट करना क्वेश्चन। हमारी बॉडी में फिर कौन सी टाइप की सेल्स का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए? Chloroplast and chondrocytes. एग्जैक्टली, क्योंकि इन दोनों का काम है ग्रोथ कराना। कॉन्ड्रियोक्लास्ट जिसकी बॉडी के अंदर आ गई ना, उसका सारा कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बेटा पेरीफेरी का मतलब होता है आउटर लेयर, कॉर्नर्स पे। जैसे हमारी रूम है, रूम का सेंट्रल लेक्यूने हो गया, और रूम की जो वॉल्स हैं वो वॉल्स पेरीफेरी हो गई। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कार्टिलेज एग्जैक्टली होता क्या चीज है। तो जरा नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज में बच्चों 3 टाइप के कार्टिलेज आता है। हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज। अब इसके बारे में पॉइंट्स लिखो। तो जो हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज होता है सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो इट मीन्स इट इज मोस्ट अबंडेंट ना, मोस्ट अबंडेंट। यस मैम। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आपकी नोज के सेप्टम में। नोज का जो सेप्टम होता है उसके बीच में प्रेजेंट होता है। आपका जो लैरिंक्स होता है, वॉइस बॉक्स, वो आपका हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है। आपकी जो रिब्स में कोस्टल रिब्स होती हैं वो आपकी हाइलिन कार्टिलेज से बनी होती हैं। फिर इलास्टिन कार्टिलेज। इलास्टिन कार्टिलेज हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। पढ़े थे ना 3 टाइप के फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। उन तीनों फाइबर्स में सबसे ज्यादा अमाउंट में इलास्टिन कार्टिलेज में इलास्टिन फाइबर्स है, जिसकी वजह से सॉफ्ट हो गया। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? टिप ऑफ नोज पे प्रेजेंट होगा। आपका जो एपिग्लोटिस है उसके अंदर प्रेजेंट होगा। फूड पाइप के ऊपर आपका एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, जो फूड पाइप के अंदर, सॉरी फूड पाइप नहीं, विंड पाइप, विंड पाइप के अंदर फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है। इसीलिए बोला जाता है ना कि भाई खाना खाते टाइम नहीं बोलना चाहिए। यस मैम। यस मैम। ईयर पिनना हो गया। आपकी स्टेचियन स्टेचियन ट्यूब ऑफ ईयर, ये सब इलास्टिन कार्टिलेज से मिलके बनी होती है। फाइब्रस कार्टिलेज से आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस बना होता है। हिप बोन्स के बीच में कनेक्शन होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। लिख लो जल्दी से। आज ये टिश्यू वाला पार्ट निपटा देते हैं, एंड आई गेस मंडे से आप लोगों की छुट्टियां भी हो सकती हैं। मैम फिब्रस कार्टिलेज एक्सप्लेन करना। फाइब्रस कार्टिलेज जो होता है बेटा वो फाइबर्स से मिलके बना होता है और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इसके अंदर फाइबर वाला सब्सटेंस बहुत ज्यादा होता है, मैट्रिक्स कम होगा, फाइबर ज्यादा होंगे। बहुत सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ये आपका पूरी बॉडी के अंदर, प्यूबिक सिम्फाइसिस।
मैम डन। बाकी लोगों का? नो मैम, अभी रुक जाओ। मैम कोस्टल रिप्स कौन सा होता है? बेटा कोस्टल रिप्स जो होती है ना हमारे पास, फ्लोटिंग रिप्स हम इनको बोल देते हैं, जो कोस्टल साइड में प्रेजेंट होती है। ये सब आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी, जितनी यहाँ पे टर्म्स लिखी हुई है ना, एक एक टर्म आप ह्यूमन फिजियो में पढ़ोगे। मैम फ्लोटिंग ईयर, रिप्स। मैम हाँ जी। पिन ऑफ। आपका ईयर जो बाहर वाला पार्ट है ना, इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल क्यों होता है? ईयर पिन ना, ये वाला पार्ट, ये वाला, इसको ईयर पिन ना बोलते हैं। मैम ईयर में नीचे वाले पार्ट में कार्टिलेज होता है। जो ये ईयर होता है ना आपका ऐसे, ये आपका कार्टिलेज से मिलके बना होता है। ईयर ईयर तो मैक्सिमम अंदर ही तो प्रेजेंट होता है ना आपका, ईयर ड्रम वगैरह सारी चीजें यहाँ पे। ऊपर वाला जो ये पार्ट होता है इसको ईयर पिन्ना बोलता है। ये इंटरनल ईयर होता है, अंदर जो सुनने का काम तो ये करता है, बाहर वाला चीज थोड़ी ना करता है ये। इसको ईयर पिन्ना बोलता है, कार्टिलेज से बना होता है इसीलिए फ्लेक्सिबल है। इलास्टिन फाइबर से भी इसके अंदर सबसे ज्यादा होता है, इलास्टिसिटी जो प्रोवाइड कराता है इसके अंदर। ओके मैम। हो गया? डन। यस मैम। चलो अब जल्दी से लिखो। ये तो हमारे पास था फर्स्ट पार्ट में कार्टिलेज। अब कार्टिलेज के बाद सेकंड आता है मेरे पास बोन्स। कार्टिलेज मेरे पास कैसा था? हार्ड एंड प्लायबल। और ये मेरे पास क्या है? हार्ड एंड नॉन प्लायबल। ये भी आपका बना होता है, अगर जैसे उसकी कंपोजिशन पढ़ा था हमने, ऐसी इसकी कंपोजिशन है। मैम आपने पोस्टल को फर्स्ट 7 ही लिखा। जो हमारी, इसको याद रखने का सिंपल तरीका होता है, हमारे पास टोटल रिब्स कितनी होती है? 12 पेयर्स होती है। तो 12 पेयर्स में से जो फर्स्ट 7 पेयर होता है ना, पहली 7 पेयर, उनको बोलता है कोस्टल रिब्स। फर्स्ट 7 पेयर। ओके मैम। फिर आपको याद रखने में इजी रहता है, इसलिए लिखा है वो। तो कंपोजिशन फाइबर, तो फाइबर भी कौन सा होता है इनके अंदर सबसे ज्यादा? कोलेजन फाइबर होता है। इनकी अगर हम मैट्रिक्स की बात करें, तो इनके मैट्रिक्स के अंदर दो टाइप की चीजें पाई जाती हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। बॉन्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम, सिंपली याद रखना। तो अगर हम अपनी बॉन्ड्स के अंदर चेक करें कि हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है, 30 से 40% तो हमारी बॉन्ड्स के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसे कि फाइबर्स हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, ये सब। और इनऑर्गेनिक 60 से 70% होता है। इसके अंदर आपके तीन चीजें होंगी, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम फॉस्फेट होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और आयंस होंगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आयन सिर्फ और सिर्फ 5% होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट 10%, कैल्शियम फॉस्फेट 85%। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई आपकी बोन्स किससे मिलके बनी है, बहुत सारे बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, कुछ बच्चे कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। एग्जैक्टली, क्योंकि वो 85% है।
गया? डन बच्चों? यस मैम। एक कार्टिलेज मैंने आपको बता दिया क्या होता है, बोन्स आपको बता दिया क्या होता है, और आ जाता है ब्लड। तो देखो बच्चों, जैसे हमारे पास कार्टिलेज हो गया, बोन्स हो गया, दीज आर द कौन से टाइप के टिश्यूज थे ये? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ना। ऐसे ही हमारे पास ब्लड होता है। ब्लड भी क्या होता है? ब्लड भी एक सेकेंड, ब्लड से पहले बोन्स में ये चीज लिखो बच्चों। जैसे कार्टिलेज के अंदर 3 टाइप की सेल्स लिखी थी ना, ऐसे इसकी सेल्स लिखो, सेल्स ऑफ बोन्स। 3 टाइप की सेल्स होती है इसके अंदर, ओस्टियो ब्लास्ट। ब्लास्ट मतलब बनाना। तो ये क्या काम करेगी? सबसे पहली चीज, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी? पेरीफेरी पे। वहां पे भी ब्लास्ट सेल पेरीफेरी पे थी, यहाँ पे भी पेरीफेरी पे है। ये ओस्टियोसाइड्स, ऑस्टियोसाइड्स कहाँ पे प्रेजेंट थी? वहां पे लेक्यूने में ना। और दोनों की दोनों मिलके नया कार्टिलेज बनवा रही थी। कार्टिलेज में यहाँ पे भी दोनों मिलके नया बोन्स बनवाएंगी। ऐसे ही मेरे पास है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट, क्लास्ट मतलब क्लीव करेगी। तो किसको क्लीव करेगी? बोन्स का रिजॉर्प्शन कराएगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉर्प्शन ऑफ बोन। और अगर आपकी बोन का ब्रेकडाउन होगा तो बोन्स के अंदर वीकनिंग आएगी या नहीं आएगी? आएगी ना। यस बोन्स मैम। वीकनिंग शुरू हो जाता है। और जनरली बोन वीकनिंग कब शुरू होता है? ओल्ड एज में होना शुरू होता है, क्योंकि ओल्ड एज के यस मैम। अंदर ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनकी बोन्स वीकनिंग होने लग जाती है। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स बोन का रिजॉर्प्शन कराना शुरू कर देता है। और हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन थाई बोन मैम होती है। रिजॉर्प्शन कैसे होता है? क्या बेटा? रिजॉर्प्शन कैसे होता है बोन का? रिजॉर्प्शन का मतलब होता है कि हमारी बोन के अंदर जो कैल्शियम है ना, वो बोन से निकल निकल के ब्लड में जाना शुरू हो जाता है, उसको बोलेंगे रिजॉर्प्शन। और अगर आपकी ब्लड से कैल्शियम बोन में जा रहा है तो इसका मतलब बोन का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि बोन्स बनी कैल्शियम से। उनको कैल्शियम मिलेगा, वो ग्रो करेंगी, उनके अंदर से कैल्शियम निकलेगा तो वीक होंगी। ओके मैम। और हमारी बोन्स के अंदर ही आपका बोन मैरो प्रेजेंट होता है। बोन मैरो मतलब जहां पे आपकी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है। बोन मैरो, जिसको हम रेड बोन मैरो भी बोल देते हैं, जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है। मैम हमारे बोन में आरबीसी या डब्ल्यूबीसी कौन सा प्रेजेंट होता है? आरबीसी, आरबीसी का फॉर्मेशन कराता है ये। एंड व्हाट अबाउट डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी नहीं होता, डब्ल्यूबीसी सिर्फ ब्लड के अंदर होता है, क्योंकि उनका काम है स्कैवेंजर्स का, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना किसी भी फॉरेन पार्टिकल से। ओके मैम। ये हो गया। फिर देखो, हमारे ब्लड के अंदर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर आपका प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट, ये सब पाया जाता है। हमारा ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होता है, जिसको बोल रहे हैं कि आप चैप्टर नंबर 17 और 18 में, इवन इस चैप्टर के अंदर जितनी चीजें आपने पढ़ी है ना, ये सारी की सारी चीजों का डिटेल आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ोगे। ये जो आप बोन्स के बारे में पढ़ रहे हो ना, पूरा का पूरा बोन्स के ऊपर एक चैप्टर है। आपने जितने भी यहाँ पे टिप ऑफ नोज पढ़ा है, या जहाँ पे जो भी पढ़ा है सब, कार्टिलेज भी अगेन आप लोग उसमें पढ़ोगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में। पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम आप वहां पे पढ़ोगे, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब कुछ पढ़ने वाले हो। ठीक है। फिर आती है मेरे पास मसल्स टिश्यू। मसल्स को भी यहाँ पे हम डिटेल में इसीलिए नहीं पढ़ते क्योंकि पूरा मसल्स टिश्यू के ऊपर एक चैप्टर है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, पूरा उसी चैप्टर में ये पढ़ाया जाता है। इवन इस चैप्टर के अंदर से ये वाले पार्ट्स डिलीट करने का भी सिर्फ और सिर्फ मेन एम क्या था?
कि भाई जब हम सारा का सारा ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ ही लेते हैं तो भाई यहाँ पढ़ने की जरूरत क्यों है। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये वाला पार्ट यहाँ पे पढ़ा दिया। जो पार्ट मैं आपको वहां पढ़ाऊंगी मैं वो वाला पार्ट यहाँ पे स्किप कर दूंगी। ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारी मसल्स जो होती है 3 टाइप की होती है। स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स कौन सी मसल्स होती है, जो हमारी बोन्स से अटैच्ड रहती हैं। हमारा जैसे मैं अपना हैंड्स मूव कर पा रही हूँ किसकी वजह से, स्केलेटल मसल की वजह से। हमारे हार्ट में कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, Cardiac muscle. होती है। और हमारा इंटरलाइनिंग्स में कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है, जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो वी हैव टोटल 3 टाइप्स ऑफ मसल। इसके बारे में कुछ मत लिखना अभी, ये सब ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप लोग पढ़ोगे। कितनी टाइप की मसल्स है टोटल, 3 types. 3 टाइप्स। स्केलेटल मसल जो स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड है, स्मूथ मसल जो इंटरलाइनिंग बना रही है, कार्डियक मसल्स पूरी हार्ट वाली मसल्स। इनमें से कौन सी मसल्स है जो हमारे अकॉर्डिंग वर्क करती हैं, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स। सिर्फ स्केलेटल मसल्स ही सिर्फ हमारी वॉलेंट्री है, बाकी सारी की सारी नॉन वॉलेंट्री, Involuntary. इनवॉलेंट्री नेचर है। अब आ जाते हैं न्यूरल टिश्यू के बारे में। तो न्यूरल टिश्यू के बारे में बच्चों सिर्फ ये छोटा सा डिफरेंस लिख लो। न्यूरल टिश्यू जो होता है वो हमारे एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। न्यूरल टिश्यू के अंदर 2 टाइप की सेल्स पाई जाएंगी। इसके ऊपर भी पूरा एक अलग से चैप्टर है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, जो पढ़ेंगे हम लोग। न्यूरल टिश्यू में आपकी नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं, और ये आपकी न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरॉन्स का अगर आपसे कोई काउंट पूछे तो 10⁻11 इनका काउंट होता है। और पूरे न्यूरल सिस्टम में, पूरे न्यूरल सिस्टम मोर देन 50% हमारी न्यूरोग्लियल सेल्स पाई जाती है, मोर देन 50%। ठीक है। न्यूरॉन एंड नर्व सेल्स का काम होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सेल्स है। पूरा नर्वस सिस्टम यही मेंटेन करके रखेंगी। कोई स्टिमुली आएगी यही सेंस करेंगे उसको। अब स्टिमुली कैसे आती है, उसको सेंस कैसे किया जाता है, और ये एक्साइटेबल सेल्स हम इनको बोलते हैं, कैसे एक्साइट करती हैं, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। सिर्फ याद रखना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है हमारे न्यूरल सिस्टम का। दीज आर द एक्साइटेबल सेल्स। सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स न्यूरॉन्स होती हैं, इनके अंदर सेल डिवीजन कभी नहीं होता। न्यूरोग्लियल सेल्स का काम होता है सिर्फ नर्वस सिस्टम के अंदर एक बाइंडिंग, पैकेजिंग और प्रोटेक्शन देने का। एक्साइटेबल नहीं होती है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बनाने का काम होता है इनका। बाकी जो नर्व्स को पहचानना और मोटर न्यूरॉन ये सब आपने आई गेस 10th क्लास में पढ़ा होगा, वो सब प्रोड्यूस करने का काम इन न्यूरॉन्स का होता है। और न्यूरोग्लियल सेल्स में सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है। मैम 10⁻11 10⁻11 न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है हमारी पूरी बॉडी में। ये एग्जैक्ट वैल्यू है? ऑलमोस्ट, थोड़ा थोड़ा वेरी कर सकता है, 10⁻12 हो सकता है या 10 हो सकता है, उससे ज्यादा वेरी नहीं करेगा। ओके मैम। लिख लो इसको जल्दी से। देन आपका टिश्यू वाला पार्ट डन। अब इसके बाद बच जाता है कॉकरोच एंड ऑल ये सब वाला पार्ट। लेट्स सी आप लोगों का वेकेशंस कब से स्टार्ट होता है, वेकेशंस के अकॉर्डिंग फिर मैं प्लान करूंगी कि आप लोगों को आगे क्या कराना है। बाकी चॉइस आपका होगा, आप जो चैप्टर बोलोगे मैं वो चैप्टर पढ़ा दूंगी। मैम कॉकरोच वाला पार्ट तो डिलीटेड है। हाँ कॉकरोच वाला पार्ट डिलीटेड है, लेकिन बेटा प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे नीट ने अभी हमें कुछ नहीं बताया है। नीट की साइड से कोई गाइडलाइंस नहीं आई है क्यों पुराना, क्योंकि अब तक कॉकरोच आता था, 23 तक कॉकरोच था। एनसीईआरटी ने डिलीट किया है, आई डोंट नो नीट के सिलेबस में डिलीट होगा या नहीं होगा, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया। मैम कॉकरोच का पार्ट भी बहुत बड़ा है। हाँ बड़ा तो है बेटा, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। चीज होता है डिफिकल्ट, बट ये डिफिकल्ट नहीं है। डन, टिश्यू वाला पार्ट फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर बताओ आप लोगों को कौन सा स्टार्ट करना है मेरे को जल्दी से।
मैम सेल वाला। सेल डिवीजन वाला